तो बच्चों अब जो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं ये नेशनल इनकम का थ्योरी का वीडियो नंबर 2 है। मैंने पहले जो आपको वीडियो बताया था दैट वाज नेशनल इनकम थ्योरी वीडियो नंबर 1 और ये थ्योरी का वीडियो नंबर 2 और आखिरी वीडियो है, ठीक है ना। मैं सारे कंसेप्ट कवर कर दूंगा इस वीडियो में जो जो पेंडिंग है नेशनल इनकम में, ठीक है ना। अब आपको ध्यान होगा हमने जब नेशनल इनकम टॉपिक पढ़ा था तो 3 मैथड डिस्कस किए थे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। जिन 3 मैथड्स का नाम, उसमें एक मैथड था वैल्यू एडेड, एक था इनकम और एक था एक्सपेंडिचर। फर्स्ट मेथड जो हमने पढ़ा था उसका नाम था वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड मेथड का नाम था इनकम मेथड और थर्ड मेथड का नाम था एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है ना। अब इसी से जुड़ा हुआ ये पूरा चैप्टर है वैल्यू एडेड। इन सब के प्रैक्टिकल तो मैं आपको पुराने वीडियोस में करा चुका हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेन ये बताऊंगा कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस और क्या क्या चीजें इन मेथड्स के अंदर हमको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड, तो मैंने बताया था वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने का तरीका होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मेरी बात ढंग से ध्यान देना। वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने का तरीका होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहां क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, इसको लेके एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इसको लेके तुमको ध्यान होगा हमने वीडियो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो बेसिक था वहां पे इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स पढ़े थे। अगर तुमने इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स नहीं पढ़े हैं तो पहले वो थोड़ा सा वो उसका आइडिया होना चाहिए, तो ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इस मेथड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम डबल काउंटिंग की। तो इस मेथड में हम लोग जो प्रॉब्लम्स है वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे डबल काउंटिंग की और फिर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। इनमें भी सब में प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं वो हम लोग सारा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड के अंदर, जिसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट जो स्टार्ट करें दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्या होता है, क्या कंसेप्ट है, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है ना। नाउ तो बच्चों अब देखो ध्यान से समझना, वैल्यू एडेड मेथड में डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम कैसे होता है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो मैंने बोला ये एक फार्मर है, सुनना मेरी बात। वैल्यू एडेड मेथड डबल काउंटिंग कैसे होता है और कैसे उसको अवॉइड करना है वो दोनों में बताऊंगा, ठीक है ना। अज्यूम करो ये एक फार्मर है, फार्मर मतलब किसान है, जो 1 टन ऑफ गेहूं वीट बेचता है 400 रुपए में। अब ये क्या करता है, ये 1 टन ऑफ वीट देता है, मान लो जैसे ले से अनदर एक और दूसरे पर्सन को देता है, और ये जो दूसरा पर्सन है ये चक्की वाला आदमी है, फ्लोर मिल, और ये इससे 400 रुपए में ये चीज खरीद लेता है। अब ये क्या करता है, इस वीट को कन्वर्ट करता है फ्लोर में, मतलब आटे में कन्वर्ट कर देता है, और ये क्या करता है इसको वापस आगे बेच देता है 600 रुपए में। और मान लो ये बेचता है किसी बेकर को, बेकर मतलब ये किसी बेकरी हाउस को ये सामान बेच देता है, ये कितने बेचता है इसको 600 रुपए में। अब ये बेकर क्या करता है, इस आटे को कन्वर्ट करता है, इस फ्लोर को कन्वर्ट करता है और इससे बेकरी प्रोडक्ट बनाता है। मान लो इससे ब्रेड बनाया उसने, और इस ब्रेड को उसने क्या किया, वापस आगे बेच दिया, अज्यूम करो किसी शॉपकीपर को, ठीक है ना। तो ये एक शॉपकीपर आ गया। अब ये शॉपकीपर क्या आता है, ये फाइनल कस्टमर को सामान बेचता है, और मान लो ये जो बेकर है ये शॉपकीपर को बेचता है 800 रुपए में। ये शॉपकीपर क्या करता है, फाइनल कस्टमर को बेच देता है ब्रेड 900 रुपए में। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल ढंग से समझना। फार्मर के पास कच्चा गेहूं था 400 रुपए टन का, टन मतलब 100 किलो। फार्मर के पास कच्चा गेहूं था 400 रुपए का, जो उसने किसी चक्की वाले को दिया। इस चक्की वाले ने उस गेहूं को क्या किया, आटे में कन्वर्ट किया, और आटे में कन्वर्ट करके इसको वापस आगे दे दिया 600 में। 600 में दिया किसी बेकरी वाले को, उस बेकरी वाले ने क्या किया, इस आटे से ब्रेड बनाई और उसने दिया किसी शॉपकीपर को, जो उसको 800 में दे दिया इस बेकरी वाले ने। और इस शॉपकीपर ने क्या किया, फाइनल कस्टमर को बेचा 900 रुपए में। अब अगर मैं यहां पर वैल्यू एडेड की बात करूं, अगर तुम बोलो जीडीपी, तो हर पर्सन एक चीज समझना, ये क्या बोलेगा मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, ये बोलेगा मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट 400 रुपए है। ये क्या बोलेगा मेरा वैल्यू ऑफ, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं तुमने वैल्यू एडेड मेथड के पुराने वीडियो देख लिया है ना। अब ये क्या बोलेगा मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, ये बोलेगा मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 600 रुपए। इससे पूछेंगे क्योंकि सेल्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। इससे पूछा तुम्हारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, ये बोलता है मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट 800 रुपए है। और इससे पूछा तुम्हारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, तो ये बोलता है मेरा 900 रुपए है। तो अगर मैं सबको जोड़ता हूं 400 और 600, 1000 और 1800 और 900, तो ये मेरा वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है टोटल 2700। इस हिसाब से मतलब मेरा ओवरऑल जीडीपी जो आता है वो जीडीपी आता है 2700 का। अगर हर पर्सन अपना मतलब ये क्या मानेगा भैया मेरा फाइनल सेल ये है,
ये बोलेगा मेरा फाइनल सेल ये बोलेगा मेरा फाइनल सेल ये बोलेगा मेरा फाइनल सेल ये। तो इस हिसाब से तो आपका जीडीपी हो जाना चाहिए 2700 से बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताओ, अल्टीमेट वो वीट ही तो यहां आकर के फाइनल ब्रेड में कन्वर्ट हुआ ना, वो वीट ही तो फाइनल जो कस्टमर के पास में ब्रेड लाया वही है। तो देखा जाए तो इस केस में जीडीपी जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो है कितनी, 900। यहां अगर हम 2700 लेंगे तो दिस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हम क्या कर रहे हैं, इस 600 के अंदर 400 है, इस 800 के अंदर 600 है, इस 900 के अंदर 800 है। अगर आप एवरी इंडिविजुअल स्टेप पे वैल्यू ऑफ आउटपुट देखोगे और जीडीपी ऐसे लोगे तो एवरी स्टेप पे डबल काउंटिंग हो रही है, क्योंकि इसके लिए फाइनल गुड्स है, इसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है, इसके लिए वापस आगे जब गया वो फाइनल गुड्स था, लेकिन इसके लिए वापस ये इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। इसने जब ब्रेड आगे दी तो इसके लिए फाइनल गुड्स हुआ, लेकिन इसके लिए इंटरमीडिएट हुआ, और जब इसने आगे बेचा तब जाके तो फाइनल गुड्स बना। इसीलिए हम लोग जीडीपी में क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, लेकिन हर पर्सन ये मानेगा मेरा वैल्यू फाइनल गुड्स है। तो इसलिए ये जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करना है वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। अब डबल काउंटिंग का तुमको तरीका तो समझ आएगा, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्यों हो रही है, बिकॉज एवरी पर्सन इज ट्रीटिंग द गुड्स सोल्ड बाय हिम एज अ फाइनल प्रोडक्ट। बट इफ अनदर वन, अगर कोई और उसको इंटरमीडिएट यूज कर रहा है तो आपका उस प्रोडक्ट का 2 बार वैल्यू काउंट हो जाएगा। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। ये तो डबल काउंटिंग का एग्जांपल मैंने बताया, अब मैं सिखाता हूं डबल काउंटिंग को अवॉइड कैसे करना है, ठीक है ना। नाउ अब देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है तो इसकी नोटिंग कर लो। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज एवरी पर्सन ट्रीट, ध्यान से लिखना, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज एवरी पर्सन ट्रीट द प्रोडक्ट सोल्ड बाय हिम एज फाइनल प्रोडक्ट। ये पॉइंट ध्यान से समझना। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि हर पर्सन क्या सोचता है कि जो प्रोडक्ट उसने बेचा वो कौन सा प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। बट इफ अनदर पर्सन यूज दोज गुड्स एट इंटरमीडिएट, डबल काउंटिंग विल अकर। अब हर पर्सन सोचता है कि मैंने क्या जो गुड्स बेचा वो फाइनल प्रोडक्ट है, बट सामने वाला अगर उसको इंटरमीडिएट मान रहा है तो डेफिनेटली डबल काउंटिंग होगी, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। अब डबल काउंटिंग को अवॉइड करने का तरीका क्या है, तो पहला मेथड है फाइनल आउटपुट मेथड और सेकंड मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड क्या बोलता है कि अगर अपने को फाइनल गुड्स की वैल्यू लेनी है, मतलब अगर डबल काउंटिंग अवॉइड करनी है तो आप हमेशा फाइनल आउटपुट जो है, जैसे इस केस में फाइनल आउटपुट क्या है, ब्रेड है, तो फाइनल आउटपुट जो फाइनल यूजर यूज कर रहा है सिर्फ उसको देखो, ठीक है ना। फाइनल आउटपुट मेथड ये बोलता है यू शुड चेक ओनली दोज गुड्स विच आर फाइनल एंड यूज्ड बाय फाइनल यूजर। इस केस में जैसे ब्रेड है जो फाइनली कौन यूज कर रहा है, कस्टमर, तो अगर आप सिर्फ 900 लोगे तो दैट इज योर वैल्यू एडेड, उसके अलावा दैट इज योर वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। तो एज पर दिस मेथड योर जीडीपी विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, और फाइनल मतलब विच हैव क्रॉस्ड देयर बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज बाय फाइनल यूजर। तो एज पर दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स इज टू बी कंसिडर्ड इन एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय फाइनल यूजर्स, ठीक है, एंड हैव क्रॉस्ड देयर बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था। सेकेंड मेथड है वैल्यू एडिट, जो ये बोलता है कि अब आप एवरी स्टेप पे सिर्फ वैल्यू एडिशन चेक करो और उसका फाइनल वैल्यू चेक मत करो, ठीक है ना। अब इस मेथड के हिसाब से अगर डबल काउंटिंग अवॉइड करनी है तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ओनली वैल्यू एडेड बाय एवरी एंटरप्राइज इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। और वैल्यू एडेड किसके बराबर होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इस केस में देखो, फार्मर ने वैल्यू एड कितनी करी, 400, तो फार्मर का 400 प्लस, अब इस फ्लोर मिल वाले ने आगे बेचा 600 पे, जबकि लिया कितने पे था, 400, तो फ्लोर मिल वाले ने वैल्यू ऐड करी 200 की, ठीक है। बेकर ने क्या किया था, फ्लोर मिल वाले से 600 पे खरीदा था, बेचा कितने पे था, 800 पे, तो बेकर ने वैल्यू ऐड करी 200 की, और शॉपकीपर ने 800 की चीज वापस 900 में बेची थी, तो शॉपकीपर ने वैल्यू ऐड करी 100 की। तो आप देखो इस केस में जो टोटल वैल्यू एडेड है 400, 200, 600, 800 और एक 900, तो 900 रुपए का वैल्यू एडिशन इस केस में आ रहा है। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड की, तो वैल्यू एडेड बोल रहा है फिर एवरी स्टेप पे से वैल्यू एडिशन देखो। फार्मर ने 400 की वैल्यू ऐड की क्योंकि जीरो से फार्मर वीट लेकर आया, तो फार्मर का 400 है। आगे फ्लोर मिल वाले ने 600 में बेचा, 600 माइनस 400, 200 का वैल्यू एडिशन है। ब्रेड 800 में बिकी, तो 800 माइनस 600 फिर से 200 का वैल्यू एडिशन है। और शॉपकीपर ने 900 में बेचा, 900 माइनस 800, 100 का वैल्यू एडिशन है। सबको ऐड करते हैं तो फाइनल वैल्यू एडिशन आता है मेरे सामने 900।
तो या तो हम फाइनल आउटपुट मेथड में देखें जिसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या है, या वैल्यू एडेड मेथड देखें, ठीक है ना। तो डबल काउंटिंग को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, इधर यू गो बाय फाइनल आउटपुट मेथड और बाय गो बाय वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है ना। तो डबल काउंटिंग मेरे को लगता है आपको प्रॉपर क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द मेन प्रिकॉशंस व्हिच इज टू बी टेकन रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है ना। नाउ अब बच्चों मेन प्रिकॉशंस क्या लेने वैल्यू एडेड मेथड को लेकर, कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए, इसको अब याद रखना क्योंकि काफी बार थ्योरेटिकली ये पॉइंट्स पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझ लेना। नेवर इंक्लूड वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड सेल एंड परचेज इन एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। अब जैसे मान लो एक कार बिक चुकी है, मैंने कार खरीदी, अब वो कार वापस आगे बेच दी, किसी और बंदे ने खरीदी, तो सेकंड हैंड गुड्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करना है जीडीपी कैलकुलेशन में। हाँ, लेकिन ध्यान रखना अगर सेकंड हैंड गुड्स को बेचने पे कुछ कमीशन मिल रहा है तो वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। तो सेकंड हैंड गुड्स को तो इंक्लूड नहीं करना है, बट उस पर अगर कोई कमीशन है दैट विल इंक्लूडेड। However, any commission earned on above sale will be included in GDP. ठीक है। अगला, own account production of goods by producing unit will be taken into consideration. अब own account production of का मतलब क्या होता है, ऐसे मान लो, ऐसा अज्यूम करो मारुति कंपनी कार बनाती है। अब मारुति कंपनी कार बनाती है मार्केट में बेचने के लिए, लेकिन कुछ कार ऐसी भी तो होगी जो उसके स्टाफ को लाने में काम आ रही हो। भाई मारुति कंपनी कार बना रही है, लेकिन कुछ कारें ऐसी भी तो होगी जो उसी के स्टाफ को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही हो। तो ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट, मान लो हमने खुद ने ही कंज्यूम कर लिया तो वो जीडीपी में लेंगे, ध्यान रखना। इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस विल बी कंसिडर्ड। अब इंप्यूटेड रेंट, मान लो मैं मेरे घर में रह रहा हूं, मैं खुद को रेंट तो पे नहीं करूंगा, तो दैट इज नोन एज इंप्यूटेड रेंट, तो दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सेकंड हैंड गुड्स को लेना है, उसे कमीशन को लेना है। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मैं अगर मेरे घर में रह रहा हूं तो उसका रेंट मेरे को कंसिडर करना है। और लास्ट पॉइंट है सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज। अब सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो जिसकी कोई वैल्यू तो है लेकिन हम लोग कुछ पे नहीं करते उनको, जैसे मान लो सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज आर नॉट कंसिडर्ड फॉर वैल्यू एडिशन। फॉर एग्जांपल हाउस वाइफ की सर्विसेज है, हमारी मम्मी खाना बना रही है, उसकी वो सेल्फ कंजम्पशन है, वो खुद के लिए कंज्यूम हो रही है, तो उसके लिए कभी भी हमको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम का, और जो प्रिकॉशंस आपको लेने हैं वैल्यू एडेड मेथड के। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो एक तो फाइनल आउटपुट मेथड है और एक वैल्यू एडेड मेथड है, दोनों मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझा दिए। और प्रिकॉशन मैंने बता ही दिया, सेकंड हैंड गुड्स को नहीं लेना है, उसे कमीशन को लेना है। खुद प्रोडक्शन करके खुद कंज्यूम कर रहे हो तो वो उसको लेना है। इंप्यूटेड रेंट ओनर का, अगर मैं खुद के मकान में रहा हूँ, खुद को रेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो लेना है। और हाउस वाइफ की सर्विसेज को कभी हमको नेशनल इनकम में नहीं कंसिडर करना है, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हमने देखा था वैल्यू एडेड मेथड का। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकम मेथड के अंदर क्या क्या चीजें लेनी है और क्या क्या नहीं लेनी है। अब बेटा देखो, इनकम मेथड को लेकर के मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए हैं, तो आप अगर उनको ध्यान दोगे तो मेजर इन्हीं पॉइंट में से क्वेश्चंस कवर होते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी। मैंने आपको इनकम मेथड एक कंपोनेंट बताए थे, मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको पता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, फिर हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सरप्लस, और एक हमने पढ़ा था मिक्स इनकम, ठीक है ना। उन तीनों को ऐड करते हैं तो एनडीपीएफसी आता है। अब प्रिकॉशन क्या क्या है, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी। इलीगल एक्टिविटी, मान लो मैंने गैम्बलिंग करी, मैंने सट्टा खेला, मैंने चोरी करी, उससे अगर कोई इनकम हुई तो वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। तो इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी लाइक थेफ्ट, गैम्बलिंग एटसेट्रा इज नेवर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम सिंस इट डज नॉट ऐड एनी वैल्यू। सेकंड, इनकम फ्रॉम लॉटरी। अब मैंने कोई लॉटरी का टिकट लिया, हॉर्स रेस समझते हो ना, घोड़े की रेस होती है, वहां पे हम पैसा लगाते हैं। तो इनकम फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, वो कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी क्योंकि उसमें भी कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। इसी तरह एनी इनकम इन फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन का क्या हो, मान लो मेरे को मेरे दादाजी से जमीन मिली, दादाजी से जमीन मिली थी 5 लाख रुपए की, और उस जमीन को आज मैं बेचता हूं मार्केट में जाकर के 50 लाख रुपए में, तो मेरे को फायदा कितने का हो गया, 45 लाख का फायदा हो गया, तो इसको कहते हैं कैपिटल गेन। तो एनी इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। मतलब ये जो 45 लाख का मेरे को कैपिटल गेन हुआ ना, ये कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अगला, इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन। अब इनकम टैक्स क्या होता है, एक तरह से कंपलसरी पेमेंट होता है गवर्नमेंट का, इनकम टैक्स हमको पे करने। नॉर्मली कौन पे करते हैं इनकम टैक्स, जैसे मान लो मेरे को सैलरी मिली, मैं उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करूंगा, तो इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वेजेस, सैलरी के थ्रू होगा, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। या इसका एक लॉजिक और दिया सकता है क्योंकि गवर्नमेंट का कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट है। अगला,
ब्रोकरेज ऑन सेल परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड विल बी कंसिडर्ड। ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो, किसी भी तरह का, भले वो शेयर बॉन्ड पे हो, भले वो लैंड पे हो, भले वो कमीशन हो, वो हमेशा कंसिडर करा जाएगा। वो सेकंड हैंड हो, कुछ भी, और ब्रोकरेज कमीशन हमेशा कंसिडर करा जाएगा। अच्छा, अब एनी ट्रांसफर इनकम, ये तो मैं तुमको पहले ही बताया था, सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती। अब ट्रांसफर इनकम किस किस तरह की होती है जो फ्री में मिल रही है? ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट, रिटायरमेंट पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, पुराना बहुत ओल्ड हो गया और हमको कहीं से मान लो पेंशन आ रही है, गवर्नमेंट पेंशन नहीं दे रही, हमने कुछ एफर्ट नहीं डाले पहले, कोई हमको मान लो हम किसी वृद्धाश्रम में जमा एडमिट हो गए और वहां पे कोई पेंशन दे रहा है, तो ओल्ड एज पेंशन हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो फ्री में मिल रहा है हमको, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मैं घर बैठा हूं, लेकिन जैसे बताता हूं ना, आपको ध्यान होगा मनरेगा योजना, उसमें पैसा गवर्नमेंट देती है। अभी जैसे गवर्नमेंट कोविड के अंदर लोगों को फ्री में खाना खिला रही है, वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट ने पैसा दिया। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप तुमको पता है पॉकेट एक्सपेंस मिल रहे हैं आपको, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि इसमें कोई फैक्टर एफर्ट नहीं है, ठीक है ना, या आपको आपको मिल रहा है बट उसके लिए आप कोई सर्विसेज नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रिकॉशन ध्यान रखना इनकम मेथड के। इसके पहले मैंने आपको वैल्यू एडेड मेथड के बताया। इलीगल एक्टिविटी कभी भी इनकम इंक्लूड नहीं होगी। इलीगल में गैम्बलिंग, थेफ्ट आ गया, ध्यान रखना, लॉटरी और इनलीगल नहीं होता है, बट इनका इससे भी कोई इनकम आएगी तो कभी इंक्लूड नहीं होगी। लॉटरी हो गई, हॉर्स रेसिंग हो गई, कैपिटल गेन मतलब कोई असेट को बेच करके प्रॉफिट हुआ तो वो कभी इंक्लूड नहीं होगी। इसी तरह कोई इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, कंपलसरी पेमेंट है गवर्नमेंट का, आउट ऑफ एंड इट इज नॉर्मली पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सो उसको कंसिडर नहीं करना है। ब्रोकरेज कमीशन किसी भी तरह को हमेशा कंसिडर किया जाएगा। कोई भी ट्रांसफर इनकम हो, ट्रांसफर इनकम में चैरिटी, डोनेशन, ये तो कुछ एग्जांपल मैंने बताया, बट देयर कैन बी मैनी। पुरानी एज की पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंस विल नेवर बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो दिस वाज द प्रिकॉशन रिगार्डिंग इनकम मैथड। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रिकॉशन रिगार्डिंग थर्ड मैथड, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मैथड, ठीक है ना। नाउ अब जो आखिरी मेथड हम लोगों ने पढ़ा था उसका नाम था एक्सपेंडिचर मेथड। आपको पता होगा एक्सपेंडिचर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है ना। अब एक्सपेंडिचर मेथड को लेकर के क्या क्या रूल है तो ध्यान से समझना। ओनली एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड इज कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। अब ये पॉइंट ध्यान से समझना, सिर्फ एक्सपेंडिचर कौन से गुड्स पे, फाइनल गुड्स पे अगर कोई खर्चा है तो वो कंसिडर होगा। एनी एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नेवर बी कंसिडर्ड। ये पॉइंट तो तुमको बहुत अच्छे समझ लेना है। कोई भी खर्चा अगर आप फाइनल गुड्स पे कर रहे हो तो वही कंसिडर करेंगे नेशनल इनकम के लिए। कोई भी खर्चा एक्सपेंड अगर इंटरमीडिएट गुड्स पे किया तो वो कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। वापस वो सेकंड हैंड गुड्स की बात है जो अपन ने वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ा था। सेकंड हैंड गुड्स पे अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो तो उसको कभी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी अपन ले चुके हैं। एनी एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन ट्रांसफर पेमेंट, जैसे ट्रांसफर इनकम होती है मेरे लिए, अब तो गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर पेमेंट होगा, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप हो गया, पॉकेट एक्सपेंस। अगर गवर्नमेंट रिसर्च के लिए भी कुछ पैसा दे रही है तो उसको कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड इज ऑल्सो नॉट कंसिडर, क्योंकि वो मेयर पेपर क्लेम। अब स्टूडेंट मैंने कंक्लूड करने के लिए कुछ बेसिक एग्जांपल ले लिए कि क्या क्या इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। एक सिंपल लिस्ट मैंने बना ली है, लेकिन आप लोग अपने लेवल पे और भी प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया लग जाएगा, लेकिन लगभग लगभग केसेस आपको मिलते जुलते मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो सम एग्जांपल ऑन व्हाट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड व्हाट नॉट। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा मैं कोशिश करूंगा एक एक साथ रीजन बताता हूँ। गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड ट्रांसफर इनकम है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस कभी इंक्लूड नहीं होगा, अभी मैंने बताया था। फाइनेंशियल हेल्प टू विक्टिम, अब जैसे मान लो सुनामी आ गई, कोरोना हो गया, या फिर कोई भूकंप आ गया, वहां अगर गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर रही है तो वो कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम है, फ्री का पैसा दे रही है। परचेज ऑफ वेजिटेबल बाय रेस्टोरेंट, आपको रेस्टोरेंट अगर वेजिटेबल परचेज कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो वो उसको वापस प्रॉपर सब्जी बना के बेचेगा वापस मार्केट में, तो दैट इज नेवर इंक्लूडेड नेशनल इनकम। सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ, उसका असेसमेंट नहीं कर सकते, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। मनी रिसीव बाय ओल्ड एज पेरेंट फ्रॉम देयर सन वर्किंग अब्रॉड, अब मान लो किसी का बेटा बाहर काम कर रहा है, अपने पेरेंट्स को घर पे पैसा भेजता है धीरे धीरे, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम है, ठीक है ना। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इनकम टैक्स, दिस इज नेवर पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हो गया, नेशनल इनकम टैक्स हो गया, और कभी नेशनल इनकम पार्ट नहीं बनता है। कॉर्पोरेट टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और क्या क्या इंक्लूड होगा, तो डिफेंस सिक्योरिटी सर्विसेज में कोई भी खर्चा है वो हमेशा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये अपन ने पढ़ा था, इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में। नॉर्मली क्या होता है, पीएफ का मैं तुम क्योंकि 12th क्लास में तुमको इतना आइडिया नहीं होगा, ध्यान रखना, इंप्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं।
यहां क्या बोला मैंने, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का नाम नहीं लिया, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड वो इंक्लूड होगा। प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक और कंपनी लोकेटेड अब्रॉड। अब प्रॉफिट अर्न किया किसने, अब इंडियन बैंक या इंडियन कंपनी है लेकिन लोकेटेड लंदन में है, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लंदन में लोकेटेड है, लेकिन वो कोई प्रॉफिट कमाएगा तो इंडिया की नेशनल इनकम में वो इंक्लूड होगा। वेजेस रिसीव बाय इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन पाकिस्तान एम्बेसी, कोई भी एम्बेसी हो, एग्जांपल लिया पाकिस्तान एम्बेसी, मान लो यूएस एम्बेसी हो, कोई भी एम्बेसी हो, इंडिया का आदमी है ना, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो हमारी कंट्री में, इसलिए वो इंक्लूड होगा। और लास्ट, डिविडेंड रिसीव बाय इंडियन फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो ये कुछ केसेस तुम लोग अच्छे से नोट कर लेना, तो तुमको पूरा कंसेप्ट ढंग से क्लियर हो जाए क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा ना। तो स्टूडेंट ये एक ओवरऑल कंसेप्ट था कि नेशनल इनकम के थ्योरी टॉपिक्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए 2 वीडियो के अंदर। अब एक बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और कुछ डाउट्स आते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9929411361 है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देखना और क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करना। तो ये अब हम लोगों का नेशनल इनकम पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होता है। अब अगला जो वीडियो होगा, वी विल बी कमिंग विद द न्यू टॉपिक, जो अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर होगा। तो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।